गुड मॉर्निंग। तो आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ मूविंग चार्जेस एंड करंट का पार्ट 2 जो है कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था? हमने देखा था बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करते हैं मूविंग चार्जेस वो क्या होती है, जो करंट कैरिंग एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे हम लिख सकते हैं, और हमने देखा था चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स क्या लगता है। तो चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स हमने देखा था क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल पे तभी फोर्स लगता है जब उसके पास क्या होगी, वेलोसिटी। और चार्ज पार्टिकल के मोशन को ही क्या बोला जाता है, करंट। तो अगर एक करंट कैरिंग वायर है, इसका मतलब है उसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं और उसके कारण फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम करंट की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वही हम यहां पर देखेंगे। तो अगर हमारे पास कोई भी एक वायर का छोटा सा टुकड़ा है DL, तो DL लेंथ का ये वायर है, तो इसमें करंट अगर जा रहा है, ये जो एरो शो कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये VD जो है ये शो कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं एक्चुअली वायर में, तो वो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, और ऑन एन एवरेज उनके मूव करने की जो वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक्चुअली इसमें भी वायर में क्या है, चार्जेस मूव कर रहे हैं जिसके कारण ही फोर्स लगेगा। तो उसको हम जब करंट की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो एक स्मॉल पार्ट ऑफ द वायर पे लगने वाला फोर्स DF वेक्टर कैन बी रिटन एज IDL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब यहां पर लेंथ को हम वेक्टर की तरह मानते हैं और DL वेक्टर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में मानी जाती है। तो करंट की डायरेक्शन में हम DL वेक्टर मान लेंगे। दैट मींस DL वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक स्मॉल एलिमेंट पे फोर्स होता है। अब हमें नेट फोर्स निकालना है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका वेक्टर एडिशन कर देंगे, तो इंटीग्रल DF वेक्टर, तो इंटीग्रल IDL क्रॉस B आ जाएगा। अब किसी भी एक वायर में करंट एक इंस्टेंट पे तो फिक्स रहेगा। देखो इसमें ध्यान रखना है, ये एक इंस्टेंटेनियस फोर्स होता है। करंट कई बार हो सकता है टाइम वेरिंग हो, लेकिन एक इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू क्या होगी, फिक्स। तो वो करंट हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन में बच गया DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो जनरली तो यही फॉर्मूला है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे सामने जो सिचुएशन आती है उसमें क्या होता है, B वेक्टर जो है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है मतलब मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है। तो B वेक्टर को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, और हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा I इंटीग्रल DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब देखो DL वेक्टर का क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी एक वायर है, अब ये एक स्मॉल पार्ट का DL वेक्टर हो गया, ये अगले पार्ट का DL वेक्टर हो गया, ये अगले पार्ट का DL वेक्टर। तो अगर इंटीग्रल DL होगा कहीं पर बिना वेक्टर साइन के, तो इंटीग्रल DL मतलब हम छोटी छोटी लेंथ को ऐड कर रहे हैं, तो ये हमें क्या दे देता है, पाथ लेंथ या लेंथ ऑफ वायर हमें ये दे देगा। तो दिस विल गिव अस पाथ लेंथ और लेंथ ऑफ वायर। लेकिन जब हम DL वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं। अब वेक्टर एडिशन में हम जानते हैं कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे की टेल जोड़ेंगे, दूसरे के हेड से तीसरे की टेल जोड़ेंगे, तीसरे के हेड से चौथे की टेल जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ते जाएंगे। तो वेक्टर एडिशन जो होता है सारे वेक्टर्स का, वो क्या होता है, सबसे पहले वाले वेक्टर की टेल और सबसे आखिरी वाला वेक्टर यहां पे आएगा, उसके हेड को जोड़ने वाला DL वेक्टर का इंटीग्रेशन समेशन वेक्टर एडिशन हो जाएगा। तो DL वेक्टर क्या दे देता है, L वेक्टर। L वेक्टर क्या हो जाएगा, वायर के इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर। तो वही हम यहां पर लिख सकते हैं, लेकिन कब, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, और रिजल्टेंट फोर्स जो है आ जाएगा IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, तो L वेक्टर इज इंटीग्रल DL वेक्टर, तो वेक्टर लेंथ ऑफ द वायर या वेक्टर जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कभी ऐसा कुछ दे दिया हमें कि सेमी सर्कुलर लूप है R रेडियस का, करंट इसमें जा रहा है I। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे दे दी, अब कोई पूछ लेगी फोर्स क्या होगा इस वायर पे, तो फोर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं,
अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसको इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। मान लो ये पॉइंट पी क्यू है तो ये पी क्यू हो गए, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2r, बी अंदर की तरफ है तो L क्रॉस बी ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो जो फोर्स है वो हो जाएगा सीधे, अब L वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो फोर्स ILB करके आ जाएगा। तो I करंट जा रहा है, L कितना हो जाएगा 2r इंटू बी। इस तरह से हम किसी भी आर्बिट्ररी शेप की वायर पे भी फोर्स बता सकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है जो कई जगह काम आ जाता है कि इफ अ करंट लूप ऑफ एनी शेप, लूप मतलब कोई भी क्लोज लूप है, कैसी भी शेप हो उसकी, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा होगा, क्लोज लूप है तो उसके लिए एल वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट को इंसाइड कर देंगे तो उस पे रिजल्टेंट फील्ड हमेशा जीरो आएगा। लेकिन किस में आएगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब कई बार क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म में भी जीरो लिख देते हैं, ऐसा नहीं, नॉन यूनिफॉर्म में देखना पड़ेगा, जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये हमने लिखा आई एल क्रॉस बी। ठीक है, और किसी भी क्लोज लूप पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और किसी भी आर्बिट्ररी शेप की वायर को इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं एक करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लिखते वक्त। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग वायर्स। अब अगर दो लॉन्ग वायर्स हैं, इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा? ये स्कूल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है और इससे एम्पियर की डेफिनेशन भी कई बार पूछी जाती है, तो स्कूल एग्जामिनेशन में भी काम आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दो लॉन्ग वायर्स हैं, एक में I1 करंट जा रहा है, एक में I2 करंट जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहली वायर के कारण दूसरी वायर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। तो एक इनफाइनाइट वायर के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड आती है, उससे r डिस्टेंस पे म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। मान लो ये वायर्स के बीच की डिस्टेंस है d, तो पहली वायर के कारण जो सेकंड वायर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d अंदर की तरफ। अब देखो वैसे तो ये फील्ड वेरिएबल होती है, लेकिन क्योंकि दूसरी वाली वायर की डिस्टेंस फिक्स है तो उसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फिक्स आ जाएगी, मैग्नीट्यूड में भी फिक्स, डायरेक्शन में भी फिक्स। यानी दूसरी वायर के लिए हम इस मैग्नेटिक फील्ड को एक यूनिफॉर्म फील्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब ये फील्ड अंदर की तरफ आ रही है, करंट ऊपर जा रहा है, तो L क्रॉस B जो फोर्स है वो देखोगे वायर की तरफ आ जाएगा, पहली वायर की तरफ, और करंट यानी कि लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो जो साइन थीटा है, थीटा 90 डिग्री होगा, साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो जो फोर्स लगेगा 1 मीटर लेंथ पे दूसरी वायर की, तो वो क्या हो जाएगा, हमने क्या देखा फोर्स क्या होता है ILB अगर तीनों परपेंडिकुलर है। इन जनरल फोर्स क्या आया था I इंटू एल क्रॉस बी, और अगर तीनों परपेंडिकुलर मतलब लेंथ और तीनों नहीं, दोनों लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो फोर्स हो जाएगा ILB इफ L इज परपेंडिकुलर टू B, और डायरेक्शन L क्रॉस B से हम देख सकते हैं। तो ये फोर्स कैसा आ जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, I इससे जाने वाला करंट I2 सेकंड वायर से, उसकी लेंथ कितनी ली 1 मीटर की, और B कितना हो गया म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई d। ठीक है, यहां पे हम मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ही निकालते हैं क्योंकि हम लार्ज वायर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर वैसे देखा जाए तो फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन हम किसकी बात करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ की। तो इसीलिए हमने यूनिट लेंथ ली सेकंड वायर की। तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है दो वायर्स के बीच में वो ये होता है, ये हमें याद रखना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज दिस। और ये एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, जितना फोर्स सेकंड वायर पे लगेगा उतना ही फर्स्ट पे भी लगेगा। तो अगर सेकंड वायर पे F फोर्स लग रहा है तो फर्स्ट पे भी F ही फोर्स लगेगा। और इसमें भी ध्यान रखना है कि अगर दोनों करंट सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो वायर्स क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और अगर करंट ऑपोजिट सेंस में जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगे तो वायर्स क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर वायर्स हैं, करंट सेम डायरेक्शन में जाता है तो अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही करंट कैरिंग लूप में भी ऐसे ही होता है कि अगर करंट कैरिंग लूप है उनमें करंट अगर सेम सेंस में जाता है तो वो अट्रैक्ट करते हैं आपस में, और अगर करंट ऑपोजिट सेंस में जाता है तो वो रिपेल करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ध्यान रखना है डायरेक्टली।
अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही यहाँ जो हमने बात कर रहे थे कि इफ करंट्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर्स विल बी रिपल्सिव। तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव होता है, लेकिन अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई डाउट हो बीच में तो पूछ सकते हैं, है ना, चैट पे भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट बोल के भी पूछ सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। एक करंट कैरिंग लूप पे टॉर्क क्या लगेगा। हमने देखो फोर्स की बात की, अब टॉर्क की बात करें। देखो ये ऑलरेडी हमने देखा था कि कोई भी अगर एक करंट कैरिंग लूप है, उसमें अगर आई करंट जा रहा है तो उसके लिए हम एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन कर सकते हैं। क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? एन आई ए एरिया वेक्टर हम लेते हैं। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे ली जाती है? तो लूप में करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एम वेक्टर या ए वेक्टर की डायरेक्शन हम लेते हैं। अब ये एम वेक्टर इज लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है कि अगर एक मैग्नेटिक डायपोल है एम वेक्टर, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में देखा था, तो इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल पे पी क्रॉस ई। ऐसी मैग्नेटिक डायपोल पे टॉर्क जो है, टॉर्क से पहले हम चलो फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स क्या हो जाएगा इस पे? नेट फोर्स वुड बी जीरो। वैसे भी अभी हमने देखा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी क्लोज्ड लूप पे फोर्स जीरो होता है, तो वैसे ही एक मैग्नेटिक डायपोल जो लूप है उसको हम एक डायपोल की तरह मान सकते हैं। उस डायपोल पे फोर्स हमेशा क्या आएगा? जीरो। किसमें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। फिर जो टॉर्क है, तो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क होता है P क्रॉस ई, ऐसी मैग्नेटिक डायपोल पे टॉर्क होता है M क्रॉस B या MB साइन थीटा। ये जीरो हो जाएगा अगर थीटा जीरो हो जाएगा या 180 डिग्री हो जाएगा, और मैक्सिमम हो जाएगा थीटा 90 डिग्री पर। अब फोर्स हमेशा जीरो है, अगर टॉर्क भी जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है। और पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं माइनस एम डॉट बी। तो ये सब इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा ही है, वहां से हम रिलेट कर सकते हैं। यही सब चीजें हम इसमें थोड़ा सा देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि यही एक करंट कैरिंग कॉइल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो नेट फोर्स जो है वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। ये ऑलरेडी अभी हमने उससे भी देखा आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। तो जो एक क्लोज्ड लूप है उसके लिए एल वेक्टर जीरो हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क जीरो हो जाएगा। लेकिन वही है कि टॉर्क फोर्स जीरो हो गया। फोर्स क्यों जीरो हो गया? कि दो फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट लग गए। लेकिन ऐसे फोर्स क्या बनाते हैं? कपल बना लेते हैं इक्वल ऑपोजिट लगने वाले फोर्सेस, और कपल का टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम आता है। तो ये जो लूप है या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और वो टॉर्क जो है हम किस तरह से लिख सकते हैं? एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और एम वेक्टर जो है आई ए के बराबर हो जाएगा अगर एक टर्न है, या एन टर्न है तो एन आई ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क मिनिमम होगा जीरो। मिनिमम मतलब कितना? जीरो हो सकता है जब साइन थीटा जीरो हो जाएगा, जब थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा। यानी कि जो, अब ध्यान रखना इसमें एम वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल हो गया, लेकिन एम वेक्टर लूप के कैसे होता है? परपेंडिकुलर। तो अगर हम लूप की बात करेंगे तो लूप जो है वो बी वेक्टर से परपेंडिकुलर है, तो इसका एम वेक्टर ऐसा आएगा। करंट अगर, ठीक है ना, ऐसे जा रहा होगा, और अगर करंट ऑपोजिट में जा रहा होगा ऐसे, तो फिर एम वेक्टर ऐसा आ जाएगा। तो ध्यान रखना है एम वेक्टर बी के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तो टॉर्क जीरो होगा। लेकिन लूप की बात करेंगे तो लूप का प्लेन बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नॉर्मल टू द कॉइल इज कोलिनियर विद द फील्ड। और टॉर्क मैक्सिमम होगा कितना? बी आई एन ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि m क्रॉस बी है, एम बी साइन थीटा आएगा, m है एन आई ए, तो यह रहेगा बी आई एन ए साइन थीटा। साइन थीटा 1 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम आएगा बी आई एन ए। ठीक है, ये हमने उसमें भी देखा था जब हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में देखा था, मैग्नेटिक टॉर्क लगता है बी आई एन ए साइन थीटा, और उसमें थीटा को हम 90 करके मैक्सिमम टॉर्क बी आई एन ए ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि प्लेन ऑफ कॉइल जो है पैरेलल हो जाएगी फील्ड के।
ठीक है, या नॉर्मल जो कॉइल का है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दैट इज माइनस एम बी कॉस थीटा। तो दिस इज द टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल और करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो ये हमारा थ्योरी वाला पार्ट जो था इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ प्रैक्टिस करके देखेंगे कि कैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं, और फिर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम मैग्नेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म वगैरह। तो ये क्वेश्चन है, ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है, फिर हम बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ। सर V क्रॉस B के बराबर होगी, बस मैं कैलकुलेट कर रही थी। नहीं, इसमें भी V क्रॉस B नहीं, माइनस V क्रॉस B। सर QE होगा वो, और Q इंटू V क्रॉस B हो जाएगा इसका फोर्स मैग्नेटिक का। नहीं तो गड़बड़ यही तो होती है ना, साइन की गड़बड़ हो जाएगी फिर। देखो क्या होगा कि नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B। ये फोर्स जीरो करना है। जब हम वेक्टर में बात करेंगे तो हमें पूरे वेक्टर टर्म में बात करनी है। जब हम फिजिकली बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑपोजिट आती है, मैग्नीट्यूड बराबर कर देते हैं, लेकिन हियर वी हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। तो नेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जिसको लॉरेंट्स फोर्स बोलते हैं वो होगा QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B। Q कट गया तो E वेक्टर जो है ये बराबर होगा माइनस ऑफ V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो अगर हम E को सीधे V क्रॉस B से इक्वेट कर देंगे तो साइन की गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे हमें सोचना, V क्रॉस B। अब हमें V क्रॉस B देखना है, तो हम देखो इसमें वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हम ऑप्शंस भी देख सकते हैं कि आई कैप वाली टर्म कितनी आएगी। ठीक है, वैसे पूरा मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, तो माइनस में कॉमन ले लूं तो सर आई कैप की टर्म नहीं आ रही, 0 ही आ रहा है। अच्छा, आई कैप की टर्म नहीं आ रही, यानी कि 3 और 4 में से कोई आंसर होगा। वैसे भी देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली बात है कंफ्यूजिंग आंसर दिया होगा, तो ए और बी बिल्कुल डिफरेंट है, सी और डी में प्लस माइनस साइन का गड़बड़ है, तो वही कई बच्चे ये माइनस नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हम ऑप्शंस वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि इधर 3 और 4 विल बी दी आंसर, लेकिन फिर भी ठीक है, हमें सॉल्व करना भी आना चाहिए, तो मतलब सोचना भी आना चाहिए कि कैसे हम टाइम सेव कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, सी ऑप्शन है, क्योंकि जे कैप -14 आ रहा है, उसे प्लस करेंगे तो +14 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर भी पूरा एक बार सॉल्व कर देते हैं, लेकिन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें टाइम सेव करने की सोचना है। फिर आगे आई कैप, आई कैप में ये छोड़ेंगे रो और कॉलम, तो -1 इंटू -4 इज 4, 4 - 4 0 आ गया, माइनस जे कैप। तो बाकी अब यहां से देख सकते हैं आई कैप 0, यानी वैसे भी ए और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। जे कैप में देखेंगे 4 इंटू 3 इज -12 एंड -2, तो ये आएगा -14 और एक माइनस प्लस और फिर एक माइनस, यानी कि माइनस। यस सर, डी ऑप्शन, एक और माइनस की गलती हो गई, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो प्लस के कैप वाली टर्म देखेंगे तो 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 1, तो ये आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 0 आ गई, सेकंड टर्म माइनस माइनस प्लस एक माइनस आ जाएगा, तो -14 जे कैप, और इसमें ये V0 तो मल्टीप्लाई हो गई, तो वो हम बाद में कर देंगे। ठीक है, तो आगे आ जाएगा माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो +7 के इंटू V0, तो दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कई बार हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करके जितनी नॉलेज है वो भी हमारी एक तरीके से वेस्ट हो जाती है फिर वहां पर, तो इसलिए हर छोटी चीज का हमें ध्यान रखना है। चलो ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। देखो इसमें पहले तो हमें वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, करंट कैरिंग लूप की एक्सिस पे जो फील्ड होती है, तो μ0 N I R² plus x² की पावर 3/2, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। अब ये दोनों कॉइल्स हैं, दोनों के कारण फील्ड देखोगे तो सेम ही डायरेक्शन में आएगी, B1 भी इधर आएगा और B2 भी इधर आएगा, और दोनों बराबर आएंगे तो हम उसको 2 टाइम्स कर सकते हैं, तो जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी वो हम 2B1 के बराबर बोल सकते हैं।
तो 2b1 किसी भी एक कॉइल के कारण फील्ड देखोगे तो म्यू नॉट n नंबर ऑफ टर्न है, जाने वाला करंट I है, r रेडियस r ही है, अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x जो है वो r/2। सर मैंने x को भी r लिख दिया था इसीलिए शायद गलत हो गई। बेटा इन सब चीजों पे ध्यान देना है ना, ये सब वरना पढ़ने का फायदा ही क्या होगा अगर हम ऐसी गलतियां करेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लो लेकिन कोशिश करो कि गलतियां ना हो। तो x को r/2 लेंगे तो यह रहेगा r स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2। ये 2 से 2 कट गया तो ये आ गया म्यू नॉट n I r स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 5/4 r स्क्वायर की पावर 3/2। तो एक 5r स्क्वायर बाय 4 तो सीधे बाहर आ जाएगा, फिर बचेगा रूट ऑफ 5r स्क्वायर बाय 4 यानी कि रूट 5r/2 आ जाएगा वहां से। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया तो यह रहेगा ऊपर आ जाएगा 8 म्यू नॉट n I, नीचे 5√5 यानी कि 5 की पावर 3/2 r। तो थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, लेकिन उसमें भी हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देते हैं, तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि ये एक ऐसा इंक्लाइंड टाइप का ये है, ठीक है, अरेंजमेंट है, उसके ऊपर एक रॉड है, ये मूव कर रही है, नीचे एक रेजिस्टेंस है, दे आर टॉकिंग अबाउट टर्मिनल स्पीड। तो टर्मिनल स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड आ जाना। कांस्टेंट स्पीड कब आती है? जब नेट फोर्स 0 हो जाता है। तो एक्चुअली पहले इसको mg sin थीटा एसिलरेट कराएगा, लेकिन इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी शुरू में, तो कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा रॉड में, तो करंट भी 0 होगा। लेकिन धीरे धीरे इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, मान लो v वेलोसिटी आ गई इसके पास, तो इसमें क्या होगा, एक EMF इंड्यूस होगा। EMF जो इंड्यूस होता है एक मूविंग रॉड में, अच्छा ये EMI पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, थोड़ा गलत जगह पे आ गया, लेकिन ठीक है, फिर भी क्रैश कोर्स है तो हम इसको करते हैं। तो EMF इंड्यूस होगा BLV, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर, लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो EMF वुड बी BLV। तो देखोगे V क्रॉस B जो है ऐसे इसमें एक बैटरी बन जाएगी जिसका EMF है BLV। इस EMF के कारण एक करंट फ्लो करेगा I, ये आ जाएगा BLV/R। यही करंट यहां से भी जा रहा होगा। इस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा IL क्रॉस B, तो वो मैग्नेटिक फोर्स जो है पीछे की तरफ लग जाएगा IL इंटू B के बराबर। I किसके बराबर है? BLV/R, तो यह आ जाएगा B²L²V/R। और टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है कि नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली पहले mg sin थीटा ज्यादा था, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो एट टर्मिनल वेलोसिटी B²L²V/R इज इक्वल टू mg sin थीटा हो जाएगा। तो यहां से जो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी ये आ जाएगी mgr sin थीटा अपॉन B²L²। दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड। तो ऑप्शन 1 जो है ये सही है। सर इसमें B²/I² दिया है। एक मिनट, सॉरी, BLV/R नहीं, I को सब्स्टिट्यूट कर दिया ना हमने, वो I नहीं है, वो L है। यस सर, वही कंफ्यूजन हो रहा है। दिस इज L। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा ये मैं बता भी देता हूँ, ये थ्योरी में हमारा इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाया। तो देखो अगर कोई भी एक चार्ज रोटेट करता है तो उसके साथ क्या होता है, एक मैग्नेटिक मोमेंट हम एसोसिएट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? तो मैग्नेटिक मोमेंट जैसे हम एक करंट कैरिंग लूप का जानते हैं, क्या हो जाता है, NIA।
तो ऐसे ही अगर कोई चार्ज है, जैसे मान लो इस रिंग पे पूरे पे क्यू चार्ज, ये घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो ऐसे केसेस में हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को क्या बोल सकते हैं, एवरेज करंट इनटू एरिया। नंबर ऑफ टर्म्स का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे। अब एवरेज करंट जो है ये होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो हम किसी भी एक क्रॉस सेक्शन को देखें, जैसे इस क्रॉस सेक्शन को देखें, इधर से हम देख ले कितना चार्ज किस टाइम इंटरवल में फ्लो कर रहा है। तो अब वैसे देखने की बजाय हम एक देख सकते हैं कंप्लीट रेवोल्यूशन में। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन में पूरी रिंग का चार्ज एक बार क्रॉस करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन से। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जितना चार्ज है रिंग पे वो पूरा का पूरा क्रॉस कर जाएगा क्यू चार्ज। कितने टाइम में, टाइम पीरियड जो होगा वो 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड है तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो टाइम लगेगा वही टाइम पीरियड होगा। तो चार्ज कितना फ्लो कर गया, क्यू, कितने टाइम में, 2 पाई बाय ओमेगा में। और एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। तो ये इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। बाकी इसमें एक रिजल्ट और याद रखना चाहिए जिससे और आसान हो जाता है। फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोटेटिंग बॉडी, जो रेशो है L बाय M, ये हमेशा कांस्टेंट आता है Q बाय 2M के बराबर। L जो है, सॉरी L बाय M नहीं, M बाय L, M बाय L का रेशो। M जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, L जो है एंगुलर मोमेंटम है। कई बार डायरेक्टली यही अपने आप में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हमें याद रखना है। Q टोटल चार्ज है और M टोटल मास है। ठीक है, कोई भी यूनिफॉर्मली रोटेटिंग बॉडी है, सिस्टम है, उसमें M बाय L का रेशो हमेशा कांस्टेंट आता है, किसके, Q बाय 2M। जैसे हम इधर पे इस चीज को यूज करने की कोशिश करें तो M बाय L इज इक्वल टू Q बाय 2M हो जाएगा। L इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I ओमेगा। तो I, अब एक रिंग है, रिंग का I जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है वो क्या होगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो M से M कट गया तो Q ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ठीक है ना, आर स्मॉल आर ही ले लेते हैं जो रेडियस है। ऐसे ही कई बार जैसे डिस्क घूम रही है, अब डिस्क में अगर हम ऐसे जैसे हमने निकाला था तरीके से, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक छोटी सी रिंग मान के, तो ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसमें भी हम सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि M बाय L किसके बराबर होगा, Q बाय 2M। तो जो M है वो किसके बराबर होगा, Q बाय 2M। अब L होता है I ओमेगा। अब डिस्क का I कितना हो जाएगा, डिस्क का I एम आर स्क्वायर बाय 2 हाँ इनटू ओमेगा। तो ये Q ओमेगा आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ऐसी स्फीयर घुमा दे, सिलेंडर घुमा दे, कुछ भी घुमा दे, तो इससे हम आसानी से एक रोटेटिंग चार्ज वाले सिस्टम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है, फॉर्मूला है। डायरेक्ट ये भी पूछा गया है कई बार कि M बाय L का रेशियो क्या होगा, या इससे M हम निकाल सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। यस सर। चलो ये एक क्वेश्चन करो। सर बस कैलकुलेशन कर रही हूँ MU बाय QB से। करो, ठीक, कैलकुलेशन भी थोड़ा, हाँ कैलकुलेशन भी फास्ट करने की कोशिश करनी है और करेक्ट मतलब एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि आजकल थोड़ा कई पेपर ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन भी काफी होती है, और अगर हम सही से नहीं कर पाए कैलकुलेशन तो दिक्कत हो जाती है। 2.8 आ रहा है कुछ मेरा, तो मैंने कुछ मिस्टेक करी है इसमें। एक मिनट सर। चलो मैं भी कर रहा हूँ, आप करते रहो अपनी कैलकुलेशन। तो इन एन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर एसिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अप्लाइंग अ वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ पाथ। सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो रेडियस क्या होता है, अंडर रूट 2m के काइनेटिक एनर्जी को Q इंटू V लिख सकते हैं अगर एक चार्ज को V वोल्ट से एसिलरेट कराते हैं, तो अंडर रूट 2m k बाय QB ये रेडियस होता है। तो अंडर रूट, ठीक है, 2
m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। अच्छा, इस q को भी रूट में ले लेते हैं हम, तो रहेगा 1/b अंडर रूट 2mv/q। तो 2m हो गया, v इज 500 अपॉन q भी रूट में आ जाएगा, q इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1/b, b है 500 मिली टेस्ला। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो 2 से 1.6, या पहले डेसिमल हटा दो 9.1 और 1.6 का, 2 से 16 को काटोगे 8 आएगा, 9.1/8, तो 8 1 जा 8 बचेगा 11, 8 1 जा 8 बचेगा 30, तो लगभग 4 मान लेते हैं, इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास 12 13 14, तो 10 की पावर 14 इंटू 10 की पावर 3/100 यानी कि 10। अब देखो ये वाला फैक्टर तो 7.5 ही दे रखा है, सॉल्व मत करो, तो ये पूरा जो भी है इसका रूट, वैसे भी देखोगे 55 पॉइंट समथिंग आएगा, 49 का रूट 7 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली इस चीज का रूट 7.5 आ जाएगा जो उन्होंने लिखा हुआ है। अब बची जो हमारे पास टर्म है, सॉरी 10 की पावर नहीं, -12 -10 आएगा, सॉरी यहाँ पर, ठीक है ना, -31 प्लस 19 इज -12 प्लस 2, तो -10 ये आ जाएगा। तो -10 का रूट लोगे -5 और एक ये 10 है, तो -4 के ऑर्डर का ये आ जाएगा। तो 7.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, तो दिस विल बी दी आंसर। ठीक है, यस सर। तो थोड़ा सा हमें ये भी देखना है कि कैसे कैलकुलेशन की जाए क्वेश्चन में, ऑप्शंस को भी देखें एक बार कि क्या कह रहे हैं ऑप्शंस, तो क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत है हमें उसमें, क्योंकि अब इसमें रूट निकालने बैठ गए तो टाइम वेस्ट होगा, चाहे 1 मिनट ही क्यों ना वेस्ट हो। तो दिख रहा है कि सब में 7.5 दिया है, तो रूट वाला पार्ट तो पता ही है कि 7.5 आ जाएगा। अब सिर्फ पावर देखनी है 10 की पावर, और रफली देख लो कि 7.5 आएगा या नहीं आएगा रूट, है ना। तो 749 का रूट होता है, तो 55 56 के आसपास वैल्यू का रूट आ जाएगा 7.5 के आसपास। यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। फिर सीधे फॉर्मूला भेजती है, तो क्या आएगा आंसर? b इंटू पाई आर स्क्वायर आई एन। तो बस इसमें ये नहीं, जीरो नहीं है इसमें, 4 0 होगा ये, यस सर। हाँ सर, b पाई आर स्क्वायर आई एन। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, सर्कुलर कॉइल है जिसमें n टर्न्स हैं, रेडियस r है, करंट i है, xz प्लेन में रखा हुआ। अब बस इसमें ये देखना है कि टॉर्क 0 तो नहीं है, बस ये चेक करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो x देखो z एक्सिस में उसको ऐसे ही बना ले हम, तो x z अगर इसको बनाते हैं तो z क्रॉस x हमें y देगा, तो y अंदर की तरफ हो जाएगा। तो लूप जो है xz प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड i कैप के अलोंग है, तो यानी कि एरिया वेक्टर जो आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो थीटा इज 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री है और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो हम टॉर्क की बात कर रहे हैं, तो टॉर्क सीधे BI/NA के बराबर हो जाएगा। तो BI/N एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो दिस इज द टॉर्क। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो तो आज थोड़ा छोटा ही क्लास रखेंगे, ठीक है, इतना ही करते हैं। अगली क्लास में अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे।